अस्सलाम खातिनों हजरात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुनीब और ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। खातिनों हजरात, आज का जो टॉपिक है वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म का और ज़रा यूनिक किस्म का होगा। वो ना सिर्फ एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको गाइड भी करूंगा और बताऊंगा भी, बल्कि ये एक वजह भी है मेरे एक प्रोग्राम लेट रिकॉर्ड करवाने की। आज का टॉपिक होगा परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर। ये एक नई डायमेंशन है ऑडिट की जिसको आज एक्सप्लेन करूंगा, और इसी हवाले से मैं एक ट्रेनिंग में मसरूफ था जिस वजह से रिकॉर्ड प्रोग्राम जो है मैं नहीं करवा सका और लेट हो गया। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में ब्रीफ करूंगा कि परफॉर्मेंस ऑडिट होता क्या है। बेसिकली पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट होता क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, और ये क्या इंसाइट्स हैं इसके, और ये क्यों ज़रूरत पड़ी है अब इस एक नए स्कोप ऑफ ऑडिट को इंट्रोड्यूस करवाने का, और इसकी मकसद क्या है, ये किस लिए इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और उसके हम और डिफरेंट डायमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ट्रेनिंग हमारी कंडक्ट हुई थी वो है परफॉर्मेंस ऑडिट 113th इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट। ये परफॉर्मेंस ऑडिट विंग ने कंडक्ट करवाई थी, जो हमारा ऑफिस है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक ट्रेनिंग थी जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज से, यानी ओमान और गैम्बिया के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से लोग भी आए थे। इस प्रोग्राम के अंदर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ऑफिस से लोग थे। एजी ऑफिस से थे, सिविल ऑडिट से थे, रेलवेज ऑडिट से थे, उसके अलावा वर्क्स ऑडिट से थे। जो मुख्तलिफ हमारे फील्ड ऑफिस में ऑफिसर्स डिप्यूट हैं वो इसमें इंगेज थे और उन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया एज अ पार्टिसिपेंट्स। और इसी तरह ओमान और गैम्बिया से 5 पार्टिसिपेंट्स ने इस ट्रेनिंग को एज अ पार्टिसिपेंट्स अटेंड किया, जिसमें 3 हमारे गैम्बिया से थे और 2 ओमान से थे। तो ये है बेसिकली ट्रेनिंग जिसके ऊपर हमने आज बड़ी डिटेल से बात करनी है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ऑडिट होता क्या है और पाकिस्तान में ऑडिट को किस तरह डील किया जाता है, और ये इस जिसको कहते हैं कि कौन सी डायमेंशन है जिसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि ऑडिट होता क्या है और ऑडिट का मकसद क्या होता है। देखिए, जो इस वक्त आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, और स्पेशली उससे पहले भी, लेकिन इसको प्राइमरीली हम इसका जो सैंपल है वो सब इंडिपेंडेंस के बाद से रखते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफिस से क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, जिसका काम ये है कि गवर्नमेंट एंटिटीज यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स का ऑडिट करना। अच्छा, इस अकाउंट्स का ऑडिट में होता क्या है, बेसिकली कंप्लायंस और फाइनेंशियल अटेस्टेशन ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है कि कंप्लायंस ऑडिट में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं फाइनेंस के हवाले से, एक्सपेंडिचर इनकर करने के हवाले से, उसके अलावा कि फाइनेंशियल जितनी भी अथॉरिटीज होंगी वो किन रूल्स के तहत होंगी, और आम जुबान में ये कहे कि जो गवर्नमेंट पैसा देती है डिपार्टमेंट्स को उनके डिपार्टमेंट चलाने के लिए, उनको किस तरह स्पेंडिंग की जाएगी उसकी, उन रूल्स को हम देखते हैं या ऑडिट करते हैं कि क्या गवर्नमेंट के एंटिटीज ने जो स्पेंडिंग की है वो उन रूल्स के मुताबिक हुई है या नहीं। इसको कहते हैं कंप्लायंस। इस इंग्लिश में कंप्लायंस क्या कहते हैं, किसी चीज का कंप्लाई विद होना, किसी चीज का एग्जीक्यूट होना, कि क्या वो एज पर दी रूल्स का हुई है या नहीं, कंप्लाई विद हुई है या नहीं। इसी तरह हम इसकी फर्दर डोमेन में जाके देखते हैं कि क्या जो रूल्स बनाए गए थे उसके मुताबिक ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई चीज एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। इस चीज के ऊपर ऑडिट पैरास बनते हैं, इसी चीज के ऊपर ऑडिट अपना फीडबैक देता है, और फिर वो आगे जो है पहले उसको एंटिटी के साथ डिस्कस करता है कि ये आपके अकाउंट्स में प्रॉब्लम आई है, जिनको हमने एक पैरा की शक्ल में आपके सामने रखा, और जिसको हम डीएससी की मीटिंग कहते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग। उसके बाद वो जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी आप हमेशा ये आप सुनते हैं अक्सर, जी पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हो रही है, या फेडरल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस्लामाबाद की मीटिंग हो रही है। बेसिकली उस मीटिंग का पर्पस ही ये होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक पार्लियामेंट कमेटी होती है जिसका काम ही ऑडिट पैरास का ओवरसाइट होता है, ऑडिट पैरास का अपना उसके ऊपर अपना मैंडेटेड जो व्यू होता है वो देना होता है। इस पूरे साइकिल को ऑडिट साइकिल कहते हैं, जिसमें 3 फेज होते हैं। ऑडिट साइकिल स्टार्ट होता है प्लानिंग से, यानी पूरा एक साल के अंदर ऑडिटर जनरल ऑफिस जून ऑनवर्ड पूरी प्लानिंग करता है कि हमने एक साल से लेकर एक साल के अंदर कितनी एंटिटीज का ऑडिट करना। उसके अंदर हम ये डिसाइड किया जाता है कि क्या किन किन चीज़ों को ऑडिट करना है। जिस तरह हम सारे अकाउंट्स के और जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनको समझ है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई से जून तक का होता है। यानी 1 जुलाई, अगर मैं बात करूं आपकी, तो 1 जुलाई 2024 से 30
जून 2025 तक ये एक फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है। तो बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में किन किन एंटिटीज का ऑडिट होगा, ऑडिट किन किन चीज़ों का होगा, एंटिटीज की कौन कौन सी चीज़ें या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी, उसको हम ऑडिट प्लान कहते हैं। ऑडिट प्लान फर्स्ट फेज होता है ऑडिट साइकिल का, जिसके अंदर प्लानिंग फेज होता है। ये तक हमारा ऑडिट प्लान होगा, हम ऑडिट एग्जीक्यूट करेंगे, हम आपके पास ये रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा जो हम आपका स्क्रूटनाइज करेंगे या उसको ओवरसी करेंगे या उसको देखेंगे, और ये चीज़ें हमें आपसे ज़रूरत होगी इस सारी चीज़ के ऑडिट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये होता है हमारा एग्जीक्यूशन का फेज। और तीसरा हमारा होता है रिपोर्टिंग का फेज, कि जब हम ऑडिट एग्जीक्यूट कर देते हैं और जो जो चीज़ें हमें उसके अंदर रिस्क एरियाज, यानी जो भी हमें उसमें प्रॉब्लम नजर आती है कि ये चीज़ को इसको कंप्लायंस नहीं किया गया, इस रूल को फॉलो नहीं किया गया, तो उसको रिपोर्ट की सूरत में हम एंटिटी के साथ डिस्कस करते हैं। ये हम पे फर्ज है, ये मैंडेटरी है कि ऑडिट टीम ने, एंड जो चीज़ भी वो पॉइंट आउट करेगी उसको खुफिया नहीं रखेगी, उसको हिडन नहीं रखेगी, वो एंटिटी के साथ डिस्कस करेगी कि आपकी एंटिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऑडिट किया, हमें ये प्रॉब्लम उसमें नजर आए हैं, ये इंटरनल कंट्रोल वीक था, ये कंप्लायंस नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल अटेस्टेशन के मसले हैं, तो इनको देखा जाए। उस मीटिंग के बाद, जिसको हम डीएसी की मीटिंग भी कहते हैं, हम एग्जिट मीटिंग भी कहते हैं, ओ सॉरी, एग्जिट मीटिंग और चीज़ है, उसको हम एग्जिट मीटिंग में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डीएसी की मीटिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम वन स्टेप हायर जाते हैं, कि जब हमें ये लगता है कि एंटिटी उस सारे रिप्लाईज को जो भी अपना फीडबैक देती है, कि उसका क्या फीडबैक है सारी चीज़ के ऊपर, जो इंटरनल कंट्रोल हमने पॉइंट आउट किया है, कि आप उससे एग्री करते हैं। अगर वो उससे एग्री करते हैं तो वो उसको मेंशन कर देते हैं, अगर वो उससे एग्री नहीं करते तो वो उसका अपना रिप्लाई देते हैं। उसके बाद जो सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती है, यानी हर मिनिस्ट्री या डिवीजन का एक सेक्रेटरी होता है, उसको हम डीएससी मीटिंग में लेके आते हैं। उस मीटिंग के बाद जब वहां से भी हमारे पैराज अप्रूव हो जाते हैं कि हाँ, ये जो आपने ऑडिट पैराज बनाए हैं ठीक बनाए, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात जाती है। उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो भी डिसीजन होगा, वो पैराज पर उनके सामने रखे जाते हैं, और जो भी वो उसके ऊपर डिसाइड करेंगे वो फिर फाइनल कंक्लूसिव होगा फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो ये है पूरा साइकिल, जिसको हम ऑडिट साइकिल कहते हैं। इस तरह हमारा ऑडिट एग्जीक्यूट होता है, और इस तरीके से हम अपना पूरा ऑडिट प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, और ये प्रॉपर एक फॉर्मेशन के तौर पे किया जाता है। तो ये है बेसिकली ऑडिट फिनोमेना, कि ऑडिट पाकिस्तान में होता कैसे। अब मैं आता हूँ परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर, कि ये एक नई डायमेंशन है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई। इस चीज़ के लिए ये 113 ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इससे पहले 112 कंडक्ट हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी थे, जिनमें ओमान और गैम्बिया के लोग थे। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ कि क्या क्या हम ट्रेनिंग में वो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर क्या कुछ देखते हैं, जो मैं आपको आगे जाके बताऊँ। अब मैं बारी बारी जरा आता हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि परफॉर्मेंस ऑडिट है क्या। बेसिक परफॉर्मेंस ऑडिट बेसिकली ये है कि आपने एंटिटी की परफॉर्मेंस का ऑडिट करना है 3 से 5 चीज़ों की बुनियाद, कि आपने ऑडिट की या किसी भी प्रोजेक्ट का ऑडिट करते हुए ये चीज़ ख्याल करनी है कि क्या ये 5 क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है, जिनको हम 5 ईज कहते हैं। 5 ईज क्या होता है? जिसमें नंबर 1 इकोनॉमी होती है, नंबर 2 एफिशिएंसी होती है, नंबर 3 इफेक्टिवनेस होती है, नंबर 4 एनवायरनमेंट होता है, और नंबर 5 एक्विटी होती है। बेसिकली जो कॉमन कन्वेंशन है दुनिया के अंदर, वो 3 ईज तक मुहित है, यानी 3 ईज तक उसको रखा जाता है, जिसमें इकोनॉमी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो पिछले 10-12 ईयर्स में इन्वायरमेंट के ऊपर, ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर ये एक डिबेट शुरू हो गई है, कि बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स के प्रोजेक्ट्स हुए, क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स हुए, क्या वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स तो क्रिएट नहीं कर रहे, क्या वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो इन्वायरमेंट की बुनियाद के ऊपर भी अब ऑडिट किया जाए। पांचवे, एक्विटी। दुनिया का एक कॉन्सेप्ट अब बन गया है कि जो भी हमारा लो स्ट्राटा के लोग हैं, यानी हमारे लो ग्रुप्स के लोग हैं, चाहे वो फाइनेंशियली लो ग्रुप्स के हैं या वो क्लास वाइज लो ग्रुप्स के हैं, यानी वो गरीब लोग हैं, वो हमारे इग्नोर्ड लोग हैं, वो माइनॉरिटीज हैं, या वो हमारे वुमेन इश्यूज जो है वो हैं, इसी तरीके से हमारे ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज हैं, या और तरह के लो इनकम के लोग हैं, क्या वो भी गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो उनको भी इन चीज़ों में ऐड करती है या नहीं करती। उसकी मैं मिसाल आगे आपको जाके दूंगा कि इंक्लूसिवनेस है क्या, बेसिकली एक्विटी का फर्क क्या, इसमें क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट के जो भी फंक्शन प्रोजेक्ट लगे, उनमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लो स्टार्टा के लोग हैं उनको उठाया जाए, और उनका जो है क्या कहते हैं
उनको फाइनेंशियली इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके या अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड कर सके। तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसको इस बुनियाद पे भी देखा जाएगा कि इक्विटी इंश्योर हुई है ये। तो पहले हम आते हैं इकोनॉमी के ऊपर, और ये मैं बताता चलूं कि ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट का ये जो है, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये परफॉर्मेंस ऑडिट मैनुअल 2012 से हमारे पास आई हैं। फिर ISSAI स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन दुनिया में ऑडिटर जनरल ऑफिस को कहा जाता है। किसी भी मुल्क का जो ऑडिटर जनरल ऑफिस होता है उसको सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, बिकॉज वो सुप्रीम लॉ के तहत वजूद में आता है। सुप्रीम लॉ से मुराद क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने वजूद में लाया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हासिल है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है अपनी एग्जिस्टेंस की। लिहाजा उसको ISSAI स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ये गाइडलाइंस हैं कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन किन गाइडलाइंस और किन स्टैंडर्ड्स के तहत काम करें। तो उसमें ISSAI 3000, 3100, फिर इसी तरह इनको रिलेबल किया गया गाइडलाइंस को 3910 की गाइडलाइंस दी गई कि ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके तहत जो है वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन काम करता है। पाकिस्तान में इस वक्त परफॉर्मेंस ऑडिट मैनुअल 2012 जो इस वक्त इम्पोज है और इन्फोर्स है, वो ड्राइव करता है परफॉर्मेंस ऑडिट। लिहाजा अब हम 5 E's को पहले डिस्कस करते हैं कि हम 5 E's होते क्या। जिस तरह मैंने आपको बताया, इकोनॉमी में हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि जो भी कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, क्या वो मिनिमम कॉस्ट के साथ लगाया जा रहा है या उसकी कॉस्ट ऊपर तो नहीं जा रही, उसी कॉस्ट में लगाया जा रहा है जो बनती है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो टैक्स का पैसा, और ऑडिटर जनरल ऑफिस जो है वो कस्टोडियन है टैक्स पेयर के पैसे। तो ये इंश्योर करना है हमने इस परफॉर्मेंस ऑडिट का पॉइंट नंबर 1 है कि मिनिमम रिसोर्सेज को, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके हम मैक्सिमम आउटपुट लें उससे। हम क्वालिटी भी प्रोजेक्ट की इंश्योर करें, और हम ये कोशिश करें कि हमारी मिनिमम कॉस्ट लगे उसके ऊपर, या उतनी कॉस्ट लगे जो जस्टिफाइड है। हम ये देखते हैं गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कॉस्ट राइज बहुत ज्यादा होती है, तो अनजस्टिफाइड कॉस्ट चली जाती है, अनजस्टिफाइड स्पेंडिंग हो जाती है। एक काम जो लाख में होता है वो हम करोड़ों पे चले जाते हैं, 50 लाख में हो रहा है तो 2 करोड़ पे चले गए, तो ये इंश्योर प्रोजेक्ट। दूसरी चीज है एफिशिएंसी। देखिए, हम सारे जानते हैं कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी प्रोजेक्ट को चलाने के। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके प्रोजेक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब आपने किसी मकसद के लिए जो प्रोजेक्ट लगाया है, कि उसमें ये होता है कि जो लोग आप हायर कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने डैम लगाना है, तो डैम के लिए आपको कंसल्टेंट्स चाहिए जो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स दें, जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। इंजीनियर्स चाहिए जो अपने उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह वहाँ पे स्टाफ हायर किया जाएगा, तो उनको जिन्होंने ऑपरेशनल तरह के काम करने हैं, तो वो आप स्टाफ हायर करेंगे। तो इस ये जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्स इस तरह का है कि जो मिनिमम इनपुट दिए दे के मैक्सिमम आउटपुट ले। तो एफिशिएंसी के अंदर हमने ये भी देखना है कि ये जो इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस फ्लो है, इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, इसका मैक्सिमम आउटकम आना चाहिए। एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स तब ही होता है जब वो आपको मिनिमम उसके अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए मैक्सिमम आउटपुट दे अपनी एंटिटी। तो उस एफिशिएंसी को हम मेजर करेंगे इस परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद इससे पहले कभी भी उस लेवल पे नहीं देखी गई, जो अब परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, वो इफेक्टिवनेस। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है उसका कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क सेट हो कि हमें जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इसका मकसद क्या है। अगर हम डैम बना रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? इसका मतलब वाटर सिक्योर करना है, इसका मकसद वाटर सप्लाई करना है, इसका मकसद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, जो भी करना है वो ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं, जिसको हम PC1 के अंदर तय करते हैं। PC1 एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जिसके अंदर पूरा एक प्रोफाइल बनता है प्रोजेक्ट का। उसकी प्लानिंग फेज क्या होगी, उसका एग्जीक्यूशन फेज क्या होगा, उसका फॉलो अप कैसे रखा जाएगा, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। उसके अंदर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के मकसद का मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इफेक्टिवनेस में हम ये देखेंगे कि क्या वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं। अगर तो वो अचीव हो गए हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट इफेक्टिव है।
अगर ये अचीव नहीं हुए तो फिर हम ये मेंशन करेंगे कि देखें इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतना ह्यूमन रिसोर्स लगाने के बावजूद गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। तो ये है इफेक्टिवनेस। चौथी चीज है इन्वायरमेंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये दो जो ईज रखे गए हैं ये अब इंट्रोड्यूस करवाए गए, इन्वायरमेंट और एक्विटी। इन्वायरमेंट के अंदर अब डैम अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसके क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो किस हद तक हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है इन्वायरमेंट हैजर्ड्स के लिए, उसको भी गॉज किया जाएगा, उसको भी मैयर किया जाएगा और उसको भी ऑडिट किया जाएगा। इसी तरीके से एक्विटी। एक्विटी जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिवनेस होती है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो मार्जिनलाइज तबका है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या नॉन इकोनॉमिकली हो, उसको आप कैटर विद कितना करें। यानी आपने ये बताना है कि अगर आप डैम लगा रहे हैं तो इससे वहां पे गरीब लोगों का क्या फायदा हो, किसान का क्या फायदा होगा। जो भी आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव अगर तय करेंगे एक्विटी के अंदर तो आपको ये चीज फिर उसमें मैयर करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम ये अक्सर देखते हैं कि जो डैम्स के लिए लैंड खरीदी जाती है वो उन लोगों से खरीदी जाती है जो बेचारे, जिनके पास ना आप पूरी कीमत उनको देते हैं, ना आप लैंड, जिसको हम लैंड एक्विजिशन कहते हैं, ना आप उनको प्रॉपर रूल्स एंड लॉज के तहत डील करते हैं। और फिर हम अक्सर देखते हैं हमारे बहुत से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं लैंड लिटिगेशन की वजह से। तो इसमें एक्विटी के प्रिंसिपल में ये भी देखा जाएगा कि जिन लोगों से आपने लैंड ली है उनको आपने प्रॉपर कीमत अदा की है, उनको रूल्स प्रॉपर, उनको रूल्स के तहत डील किया गया है या नहीं। हम ये तो नहीं कर सकते हैं जिसको कोलेटरल डैमेज कहते हैं कि हम 10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 5 लोगों को नुकसान पहुंचा दें, कि जिस प्रोजेक्ट की ये अफादियत है, ये फायदा, लिहाजा इन लोगों से हम जबरदस्ती जमीन ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, तो ये चीज मैयर की जाएगी आपको। तो ये बेसिकली 5 कीज हैं जिसके ऊपर हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट खड़ा है। क्यों मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी, एक जिसे कहते हैं राइट डायरेक्शन में एक कदम है, कि ये बेसिकली गवर्नमेंट को अब रियल पिक्चर पेश करेगा उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से, उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उनके सारे जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से। कोई भी अगर प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो सिर्फ अब इस बुनियाद पे ऑडिट नहीं होगा कि उसने रूल्स के तहत काम किया या नहीं किया। परफॉर्मेंस ऑडिट के स्कोप के अंदर अब वो इस चीज के ऊपर ऑडिट होगा कि वो इफेक्टिव कितना था, वो इकोनॉमिकली वाइबल कितना था, वो एफिशिएंट कितना था। और दो ईज जो हमने बताया कि एनवायरनमेंट को कितना उसने इफेक्ट किया पॉजिटिवली, और एक्विटी का असूल कितना इंश्योर। अब मैं आता हूँ ऑडिट साइकिल के ऊपर, कि जिस तरह मैंने आपको फाइनेंशियल और अटेस्टेशन ऑडिट साइकिल समझाया, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर भी उसी तरह एक ऑडिट साइकिल होता है जिसमें सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है, इसी तरह एग्जीक्यूशन फेज होता है, रिपोर्टिंग फेज होता है और आखिरी फिर फॉलो अप फेज होता है। प्लानिंग फेज के अंदर परफॉर्मेंस ऑडिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारा पीएसआर होता है। पीएसआर कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट के अंदर हम सबसे पहले एंटिटी का बैकग्राउंड देखते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके रेवेन्यूज देखते हैं, उसके एक्सपेंडिचर देखते हैं, और फिर जिस प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट करने जा रही है उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी है एज पर दी एंटिटीज माइंडसेट, इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होगा, इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी, इसको फाइनेंस कौन करेगा, इसको स्पॉन्सर कौन करेगा, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। मतलब फाइनेंसिंग अगर आपने इंटरनेशनल डोनर से ली है, आपने डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको ये पैसा कहाँ से आया। ये इंटरनेशनल डोनर ने दिया है, गवर्नमेंट का अपना पैसा है, और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूशन में या फाइनेंसिंग में तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो कि किस पे लाए हो। तो ये क्लैरिटी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होना है, प्रोजेक्ट एंड कब, ताकि वो टाइमलाइन जब क्लियर होगी तो उस टाइमलाइन को हम मॉनिटर कर सकेंगे। एंटिटी भी मॉनिटर कर सकेगी अपनी इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग के जरिए, ऑडिट भी विद इन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान या आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑडिट के दौरान उसको मॉनिटर कर सके। दूसरी चीज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं वो क्या है। अगर आपने मास ट्रांजिट बस बनानी है लाहौर के अंदर तो आपने ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अंदर, उसके अंदर आपने ये बताना है कि हमने इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर करना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, हमने लोगों की जिंदगियों को आसान करना है, हमने लोगों को फाइनेंशियली वायबल। जो भी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है वो मेंशन होगा ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ऑडिट करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऑडिटर के लिए वो होती है रिस्क एरिया,
कि मैं जो ऑडिट कर रहा हूँ इसकी जरूरत क्या है, वाई, द क्वेश्चन ऑफ वाई क्यों अराइज होता है जब हम रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करें कि देखें ये प्रोजेक्ट लगा हुआ, ये मास ट्रांजिट बस है, इसकी इसको इतने पैसे मिले हैं, तो हमें ये लगता है कि इसमें ये मसला हो सकता है, कॉस्ट ऊपर जा सकती है, कॉस्ट नीचे आ सकती है, कॉस्ट में पैसे का मिसयूज हो सकता है। तो ये हमारे रिस्क एरियाज होते हैं जिसको हम जिनकी बुनियाद पर हम ऑडिट करते हैं कि क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सब स्टैंडर्ड आ सकता है, कोई किसी को फेवर दी जा सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को फेवर दी जा सकती है, कोई आउट ऑफ रूल्स जाके रूल्स की वॉयलेशन करके कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जा सकता है। तो वो हमारे रिस्क एरियाज होते हैं। इसीलिए जो इफेक्टिवनेस होती है, हमें ये लगता है कि ये जो जिस तरह ऑडिट प्लान, सॉरी प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट विद नहीं कर सके या डिले करेगा, जो टाइमलाइंस दी हैं उसको डिले करता रहेगा। हम अक्सर देखते हैं PC1 रिवाइज होता रहता है क्योंकि जी वो प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो ये चीजें इसमें देखी जाएंगी उस ऑडिट के अंदर, ये चीजें भी। इसलिए PSR जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड के बाद और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के बाद रिस्क एरियाज होते हैं। उन रिस्क एरियाज के ऊपर हम लोग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जिस तरह एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि हम ये ऑडिट किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करने जा रहे हैं। और उनके लिए जरूरी है कि हमारे प्रोजेक्ट जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी एक अलाइनमेंट हो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। एंटिटी ने एक और मकसद के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, हमने ऑडिट करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो हम समझ तो हमारे पार्ट पे ये एक नेग्लिजेंस है। हमने जो भी ऑडिट ऑडिट ऑब्जेक्टिव बनाना है, हमने उसको सामने रख के, जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सामने रख के बनाना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें करनी होती है, इसमें हमने मैट्रिक्स बनाने होते हैं कि हमने रिस्क एरियाज डिफाइन करके ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ऑडिट, इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके होने के चांस कितने हैं। अगर एक एरिया हमने रिस्क एरिया आइडेंटिफाई किया है, तो हमने ये कन्विंस करना है अपने मैनेजमेंट को कि इसके होने के चांस है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, उसका हाई रिस्क है। इसी तरह उसके हाई होने से ये इम्पैक्ट होगा, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स में या आपके क्या कहते हैं इफेक्टिवनेस को खराब करेगा ये चीज़। तो लिहाजा वो चीज़ हमने बतानी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये चीज़ भी डिसाइड करनी होती है इस PSR के अंदर कि क्या हम इस ऑडिट को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है ऑडिट की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें डेटा अवेलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, ज्योग्राफी के इश्यूज होते हैं, बाकी चीज़ें इश्यूज होते हैं। तो PSR हमें एक डायरेक्शन देता है कि क्या इस ऑडिट के करने से को हमें फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, या जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं हम उसको गिवन टाइमलाइन के अंदर मीट विद भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हम परफॉर्मेंस ऑडिट के ही प्लानिंग फेज में सीखते हैं। ये चीज़ें हैं जो हम जो फाइनेंशियल टेस्ट ऑडिट से और जो बाकी कंप्लायंस ऑडिट से हमें डिफरेंट करती है। अब चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए समझने की जरूरत है कि इस ऑडिट की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि अब इंटरनेशनल डोनर्स का प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है, और इंटरनेशनल डोनर्स हम ये चाहते हैं कि सिर्फ अब पैसा डिस्पर्स ना हो गवर्नमेंट को ये चीज़ भी अकाउंटेबल होनी चाहिए कि जो जहाँ पैसा लग रहा है वो सही उन एरियाज पे लग रहा है जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ज़रूरी है, जो वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, कोई प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर विद इन पाकिस्तान, वो ये आती है कि अभी इस स्कोप को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है एंटिटीज की तरफ से। एंटिटीज का मानना यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का मानना ये है कि ये जो स्कोप है ये ऑडिटर जनरल का स्कोप नहीं बना। ऑडिटर जनरल का स्कोप जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखना। मैं अभी आपके सामने शेयर भी करूंगा आर्टिकल्स जिसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑडिटर जनरल को ही ऑडिटर जनरल के पास ही ये अथॉरिटी है किसी ऑडिट की नेचर और स्कोप को डिसाइड करने। लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो लिटिगेशन में गए हुए हैं, कुछ जो हैं वो अदालतों में गए हुए हैं, वहां पे इतना की फाइट हो रहा है। लेकिन अभी जो चैलेंज आ रहा है परफॉर्मेंस ऑडिट के दौरान ऑडिटर जनरल ऑफिस को, वो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एंटिटीज के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी। हम ये समझते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी के लिए उनको इंगेज करना जरूरी है, उनको गाइड करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि इसमें उन्हीं का फायदा है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंश्योर होगा प्रोजेक्ट की इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के जरिए, तो इससे प्रोजेक्ट की बेहतरी होगी और एंटिटी की बेहतरी होगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई घबराने की, या उनको इस तरीके से कि शायद कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे उन्हें कोई नुकसान होगा। उन्हीं का फायदा है, एट द एंड ऑफ द डे स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फायदा।
अब मैं आपके पास लेके आऊंगा जो ओमान और गैम्बिया के लोग हमारे पास आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए इस पूरी जो सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ थी वो ये थी, वो एक्सपीरियंस शेयरिंग जो इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमने देखी। हमने ये देखा कि उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ तो फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट होता ही नहीं। हम तो हमारा तो फोकस ही सारा परफॉर्मेंस ऑडिट पे है। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस जो है और इवन मैंडेटरी भी फाइनेंस और कंप्लायंस का ऑडिट है। परफॉर्मेंस ऑडिट ना उस तरीके से मैंडेटरी है, ना उस तरह से इस तरीके इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है जिस तरह बाहर की दुनिया में हो रहा है, स्पेशली जो ओमान और गैम्बिया के लोग। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है, और वो कहते और ये समझते भी है कि उसका इम्पैक्ट भी उनको ज़्यादा पॉजिटिव आया। उनका स्कोप ऑफ ऑडिट जब से परफॉर्मेंस की तरफ गया है, उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बेहतर हुआ है, उनका पॉलिसी लेवल के ऊपर भी इसमें बेहतरी आई है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके जो डिसीजन मेकिंग में एक प्रूडेंस है, एक सोच विचार नजर आती है। वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले उनको ये होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी क्या वो उस क्राइटेरिया को मीट करेगी, जो क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट और फॉर द सेक ऑफ अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ट्रेनिंग में हमने ये चीज़ें भी अपने कॉलीग से, अपने पार्टिसिपेंट से सीखी। उसके अलावा हमारे डिफरेंट जगह पे विजिट्स थे। हम लोग पहले वासा लाहौर में गए, वहाँ पर हमने वासा जो है वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है, उनका पूरा हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा, उनका रेवेन्यू सिस्टम देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी। बेसिकली मकसद था कि परफॉर्मेंस देखनी थी उनके, कि जो प्रोजेक्ट्स वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी वो इफेक्टिवनेस कितनी है, इकोनॉमी एफिशिएंट कितना है, और वो उसको एफिशिएंसी को कितना मेजर कर रहा है। उनके पूरे जो नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वाटर रिसोर्स के हवाले से, वेस्टेज के हवाले से, वाटर क्लिनजिंग के हवाले से, उसको देखना था। फिर हम लोग हमारा एक वीकेंड एजीपी ऑफिस में, जो हमारा पेरेंट ऑफिस है, उसमें गए। उसमें हम लोगों ने विजिट किया। वहां से हमें और क्लैरिटी आई कि बेसिकली हमारा हेडक्वार्टर जो है वो चाह क्या रहे हैं ऑडिट के हवाले से, वो परफॉर्मेंस ऑडिट को किस तरह देखना चाहते हैं। उनसे हमने गाइडलाइंस ली, उनसे हमने फीडबैक लिया, और उनसे हमने बेसिकली जो है क्लैरिटी ली ऑडिट के हवाले से, कि वो इस सारे ऑडिट को किस तरीके से देखते हैं और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने बाकी फील्ड ऑफिस से, कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस ऑडिट हो। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने परफॉर्मेंस ऑडिट में सीखी, और ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो हमने परफॉर्मेंस ऑडिट में देखा। जो हम समझते हैं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट का स्कोप परफॉर्मेंस की तरफ लाया जाए, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए। तो ये है बेसिकली आज का थिंकिंग टाइम। उम्मीद है आपको थोड़ा लंबा प्रोग्राम चला गया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।